बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। अपोजिशन में होते हुए जो बातें हराम करार दी जाने पे जोर दिया जाता है, हुकूमत में आते ही अचानक ही उन बातों को हलाल करार देने पे जोर दिया जा रहा है। ये किन बातों की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम इदारों पे कुछ तनकीद के हवाले से। जनाब, किन इदारों पर तनकीद हो रही है? तब्दीली गुजरा ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने हैं, रिश्वत खोरी के इल्जामात भी हैं, आग लगाने की भी बातें हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफा दे दें। आखिर ये हो क्या रहा है, इसी पे कुछ बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं राव इमरान साहब। आप तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र है। सर क्या हो रहा है ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो कुछ हो रहा है आपने बयान कर दिया ढके छुपे लफ्जों में। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के जो असल झगड़ा वो ई वोटिंग के ऊपर है। हुकूमत चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए आइंदा इंतखाबात हो, जबकि इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि ये जो ई वोटिंग का जो सिस्टम है ये मतनाज़ा है। एक तो इसमें आपकी राजदारी नहीं रहती, वो समझते हैं कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो हैक किया जा सकता है, और भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, 37 के करीब उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हुकूमत को पेश किए गए हैं। राव इमरान साहब यहाँ रुक जाइए। आपने कहा कि ये जो मामलात हैं ये उस वजह से चल रहे हैं, वरना आपस के कोई ऐसे मामला नहीं, उस वजह से प्रॉब्लम है। अभी देखिए मैं बताता हूँ, अभी वजह बयान कर देता हूँ मैं आपको। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में लाहौर में अगर तहरीक इंसाफ के लोग जीत जाते मुस्लिम लीग नून की निस्बत, तो आज ये माहौल ना होता, ना ही इन इदारों को आग लगाने की बात की जाती है। 2018 में जो इलेक्शन हुए उसमें इलेक्शन कमीशन थे वो इनके लिए किसी देवता की हैसियत रखते थे, और वो ये समझते थे कि ये जो इंतखाबात हुए हैं ये शिफाफ तरीके से हुए। बात 4 हलकों से निकली थी। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन बदनाम जमाना था, 2013 में भी बदनाम जमाना था। आज का जो इलेक्शन कमीशन है उसमें जो 13 जगहों पे ये ज़मीनी इंतखाबात हारे हैं, उस दिन से तो उनको ये आग लगी हुई है कि किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन का जब अपोजिशन में होती है जमातें, चाहे कोई जमात भी हो, मतलब हम तस्वुर नहीं कर सकते कि तब्दीली सरकार जो है वो इदारों के हवाले से बात करे। लफ्ज तब्दीली भी तो अदा कर रही है ना आप। कितने वज़रा तब्दीली सरकार की तब्दीली की भेंट चढ़े हैं, आप अंदाजा करें। यही काम चल रहा है इनका। ये बिल्कुल घबराहट का शिकार है। हुकूमत इस वक्त कंफ्यूज है, और मैं समझता हूं कि हुकूमत को यह भी मालूम हो चुका कि आइंदा इंतखाबात अगर इस ई वोटिंग के जरिए नहीं हुए तो जो उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर वोटिंग हासिल है उन पर बड़ा एतमाद है, और ये पहला प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भारी वोट लेकर वज़ीर आज़म बना है। मैं ये समझता हूं कि आम आदमी की हैसियत तो ये है कि उनको तो ये ना तो उसने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया। अच्छा, तो अभी तो हम टिपिकल एक तनकीद ही कर रहे हैं, हम ग्राउंड रियलिटीज पे पहले जाते हैं। तनकीद के लिए पूरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है, पूरा आपका भी फोरम आपका ही है। अच्छा, कहने का भी जो मकसद है वो ये है कि आप इदारों पे तनकीद किस हद तक कर सकते हैं, कौन से इदारों पे तनकीद कर सकते हैं इमरान साहब? मैं ये समझता हूं कि एक तो हम अक्सर खौफज़दा रहते हैं कि आप अदलिया पर तनकीद करते हुए अपने अल्फाज का बड़ा चुनाव रखते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन अदलिया के और इलेक्शन कमीशन एक बड़ा इदारा है, ये हिंदुस्तान से ज़्यादा ताकतवर है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यही वो अदलिया है जिसके बाहर ये कपड़े सुखाते रहे हैं अपने धरनों के अंदर, जिनकी दीवारों पर उस जमाने में भी आग लगाने के मामला थे। 126 दिन तक धरना दिया गया, उसमें जिस तरीके से इदारों की तजलील की गई, पंजाब पुलिस के साथ उसके आईजी को पता नहीं क्या क्या कहा गया। आज वो पंजाब का बुजदार साहब है, वो किस तरीके से आईजी, उतना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता जिस तरीके से ये तब्दील करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक हद है। अगर आप खड़े होकर ये कहें कि आप इस वक्त अपोजिशन के आला कार बने हुए हैं, आप ये कहें कि आपने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में रिश्वत ली है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा इल्जाम और क्या हो सकता है कि आप मुल्की इदारों को आलमी सतह पर बदनाम कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही मामला है कि मेरे ख्याल है वो डस्का इलेक्शन के बाद से कुछ दिल पे लगी हुई हैं चीजें ना, बहुत बुरी लगी हुई है। इससे ज्यादा तो अभी लाहौर में डेरे लगे हुए खान साहब के, उससे ज्यादा बुरे। और कल सुबह तक मैं ब्रेकिंग दे रहा हूँ, आप एक वज़रा की एक तादाद देखेंगे, तब्दीली का हिस्सा मासूबा और चल सकता है। ये बात है, ठीक है। लेकिन इस्लामाबाद में बैठा हुआ एक पीर ऐसा है जो मैं ये समझता हूँ कि बुजदार की अभी तब्दीली मुमकिन नहीं है। मैं हमेशा पूछती हूँ कौन? नहीं, वो है वो जिसकी वजह से बुजदार अभी तक मैं नहीं समझ। अच्छा, दूसरा ये है। नहीं, आप बताएं कौन? देखिए है वो, बस वो है। अच्छा, चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इनके पास कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें।
और अपोजिशन को मिलाकर अगर ये इस बात को रखते तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के तहफुजात भी एक जगह रह जाते। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों से अपने इन 3.5 सालों में हाथ मिलाना भी गवारे नहीं किया। अगर इनको लेकर चलते में हम ये नारा तो लगा लेते हैं कि अपोजिशन कमजोर है, आपको अपोजिशन कमजोर मिली। अरे अगर आपको कमजोर मिली है तो उनको साथ बिठा लो, ये तो तुम्हारे फायदे की चीज है। फवाद चौधरी साहब ने बड़े खुल के कहा कि मैंने खुद से कुछ नहीं कहा, पीछे मेरी पूरी काबीना बैठी हुई है। यानी कि अगर आजम सवाती साहब कुछ कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने कुछ कह दिया तो पीछे उनकी पूरी काबीना है। जी बिल्कुल है, तर्जमान है, वो अंदर से सुन के आते हैं तो वो मरियम औरंगजेब की तरह पीछे नहीं बैठते, आगे वाली कुर्सियों पे बैठते हैं। यकीनी तौर पर उनके मुंह से कहलवाया गया है, पूरी ये धमकी है। इन्हीं के लोगों, बिल्कुल इन्हीं के लोगों ने चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत में गए हैं और कहा कि इनको फारिग करें, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। किस वजह से किया जा रहा है? एक शख्स अगर आपके काम आ रहा है तो वो तो ठीक है, अगर काम नहीं आ रहा तो ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे एफबीआर के चेयरमैन साहब हैं, उनको 4 साल की नई जिंदगी दे दी गई है। किस वजह से? 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मतलब 26 बाहर हैं, 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। ये जो 500 अरब रुपए, इतने अरब रुपए हासिल किए गए वो तो आपसे लिए गए हैं, वो तो मुझसे लिए गए हैं। वो लंदन से कभी 1 रुपया भी आया अभी तक, कहीं से कुछ नहीं रिकवर किया इन लोगों ने। मतलब आप दूसरी सूरत में ये क्या हो सकता है कि ये जो सीटें हारे हैं और वजीर आजम साहब ने इंक्वायरी करवाने का हुक्म भी दे दिया कि देखो तो भाई हमारे ये मसले क्यों खड़े हुए हैं, कौन कौन सी सीटों पे हम क्यों हारे हैं। तो आपको लग रहा है कि वजीर आजम साहब अभी मैं ये समझता हूँ कि अगर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि ये हार की वजह तो मालूम करने गए हैं, लेकिन हार की वजह सीधी सी ये है कि ये महंगाई का जो तूफान मुल्क में मौजूद है। हार की वजह तो एक तरफ है, मैं जो पूछना चाह रही हूँ, ये उनके ही वुज़रा जो हैं अपने ही वजीर आजम को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करके। देखिए, खुश करने की तो बात है ना कि अगर आप उनकी एक बात नहीं मानते हुकूमत का कि जो असल जो जिंदगी है वो इसी ई वोटिंग के अंदर फंस चुकी है। वो ये समझते हैं कि अगर आम आदमी को राजदारी के साथ वोट देने का कहा गया तो बिल्कुल मैंने वही करना है। वो आवाम को तो एक तरफ नहीं कर सकता ना, 22 करोड़ आवाम को। जिस तरीके से उन्होंने अपने 20 असम्बली के सूबाई असम्बली के खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इसलिए बाहर किया गया था कि उन पर उनको शक था कि ये लोग हुकूमत से बैकडोर पे अपोजिशन से राब्ते में है, उनकी शक की बिना पर निकाला गया। कबूल साहब ने तो बड़े मजे की बात की थी कि बस मशीन यही बोली कि बल्ले को वोट दो, बल्ले को वोट दो, बल्ले को वोट दो। बिल्कुल बिल्कुल है, ये तो है। अभी तो एक इसके तहफ़्फ़ुज़ में, एक तहफ़्फ़ुज़ात में एक जुमला इनका ये भी है कि कुछ राजदारी के ऐसे मामलात हैं, कुछ जो शिबली फराज साहब वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन उनसे मांग रही है वो चीजें कि आप मुझे दे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको वक्त आने पर ये चीजें देंगे। मतलब वक्त आने पर, जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे उसके बाद बताएंगे आपको। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि जी जो फेलियर है उसको छुपाने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है। और बेशुमार ममालिक ऐसे जिसमें ये सिस्टम चल रहा है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है। मतलब एक ऐसी शिकस्त थी जिसमें नोटिस लिया गया, और जब मैं ये बात बताती चलूं कि इसमें पेशावर का क्या कहा गया है, लाहौर का, मुल्तान का, पिंडी का स्पेशली जायजा लेने के लिए वजीर आजम साहब ने कहा है कि देखो कि क्या हुआ है, क्यों आ रहे हैं, और ये सब चीजों को छुपाने के लिए अचानक से जो वार आ गया, क्योंकि एक पब्लिक में एक चीज छोड़नी जरूरी होती है तो आपस में लड़ाई। ये मदीने की रियासत है। हार की वजह ही तो मैं बताने जा रही हूँ, मदीने की रियासत है। मदीने की रियासत में हमारे जो उमरा हुआ करते थे, जो हाकिम हुआ करते थे, वो भेष बदलकर आवाम का हाल हवाल लेने के लिए गलियों में निकल जाते थे। कभी भिखारी बना करते थे, कभी एक आम आदमी की तरह खरीदारी किया करते थे। ये खुदा के वास्ते अपने पीछे कैमरा लगाकर गाड़ी के अंदर अकेले फिरने की, बगैर प्रोटोकॉल की गाड़ी लेकर चलने के बजाय आम आदमी के पास निकले, उनको वजह मालूम हो जाएगी 2023 के अंदर। तो मैं समझता हूं कि उनको घर से भी वोट नहीं मिलने वाला अगर यही सूरत हाल रही। अभी आप ही के टीवी पर मैं देख रहा था कि 5 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है। ये बताइए कि आम आदमी के फेवर में है। इमरान, बात करते हैं इस पे, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं काबिल एहतराम शाहिदा रहमानी साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा रहमानी साहिबा, प्रोग्राम में कुछ बात हो रही है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से, क्या समझती हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि सिलेक्टेड जिस तरीके से आए और हर चीज अपनी फेवर में करते रहे। आज आपने देखा कि वो मीडिया जिसकी वजह से, जिसकी लाइव कवरेज की वजह से घंटों की, और आप वो मीडिया की वजह से आज वो हुकूमत में आए, आज उस मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शन, जो पाबंदियां लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं कि इनके ये सिर्फ हाँ सुनने के आदी हैं, क्योंकि इन्होंने तो तमाम रूल्स एंड लॉ की जो है हमेशा वायलेशन की।
जब ये अपोजिशन में थे तो जो नो गो एरिया आज बाड़े लगा के बंद कर दिया जाता है और मीलों वहां पे किलोमीटर के हिसाब से पुलिस को, लॉ एनफोर्सेस के इदारों को बुला के उनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादती की जाती है, इसी जगह पे आपने देखा है 4.5 महीने धरने देके तमाम तर रूल्स को वायलेट किया गया, तमाम कानून को वायलेट किया गया, असेंबली पे हमले हुए, इदारों पे हमले हुए, पहले अंदर से होते थे, पहले बाहर से होते थे, आज अंदर से हमले हो रहे हैं। और आज आप देखें कि वो इदारे जो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे, आपने देखा कि यही वो इमरान खान साहब हैं, जब तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ इदारों के बारे में उनके क्या रिमार्क्स है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इनके वो रिमार्क्स उठाएं जो इन्होंने जजेस के खिलाफ कहे, जो इन्होंने अदलिया के खिलाफ कहे, जो इन्होंने इदारों के खिलाफ कहे, और आज इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे के खिलाफ जो है ये इस तरह के रिमार्क्स दिए गए जो कि इंतहाई, मैं समझती हूँ, काबिल अफसोस है और मुजम्मत के काबिल है। और आपने ये देखा कि हम खड़े हैं इदारों के साथ, हम इदारों की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। हमारे मुंतखब वजीर आजम को जब हैंग कर दिया गया एक नाकर्दा गुनाह की सजा में, तो आपने देखा कि उस वक्त भी हमने इदारों का एहतराम किया। बिल्कुल, इदारों के एहतराम की बात की जाए, जब दूसरी पार्टी अदलिया के हवाले से बात कर रही थी तब भी इस किस्म की बातें आ रही थी, लेकिन क्या गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि एक इदारे को जिसकी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के बराबर है और वो उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करके किसी भी वुज़रा को डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है, उसके बावजूद खुले आम इस किस्म के बयान देना, ये क्या कोई प्लानिंग हो रही है किसी चीज की? क्या ख्याल है आपका? देखिए, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि ये पहले इदारों पर बाहर से हमले करते थे और आज जब हुकूमत में आए हैं तो इनकी कारकर्दगी तो कुछ नहीं थी, लेकिन अब ये चाहते हैं कि अपने मनपसंद नताइज को हासिल करें। कारकर्दगी इनकी सिफर रही, इन्होंने कभी कोई परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सके। आज डॉलर 172 को क्रॉस कर गया। ये खुद कहते हैं कि रुपए की कीमत कम होती है तो वजीर आजम चोर होता है। महंगाई आज उरूज पर है, आज लोग खुदकशियां कर रहे हैं, वहां तो इनकी परफॉर्मेंस सिफर है, क्योंकि कहते थे कि हमारे पास एक माहिरीन की टीम है। लेकिन इस तरीके से इदारों पर हमला करना, हुकूमत खुद अपनी, मैं समझती हूँ, बदहवासी का शिकार है। जिस तरह की वो लैंग्वेज पार्लियामेंट में इस्तेमाल हो रही है, पार्लियामेंट को जो है रबर स्टैम्प बना दिया गया है, ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है ये गवर्नमेंट चल रही है। इनको आइन कानून का क्या पता? अगर ये जमहूरी जद्दोजहद के जरिए आते तो पता चलता। ये तो हमेशा एम्पायर की उंगली और इस तरह के इशारों के ऊपर आए हैं और इसीलिए हम इन्हें सिलेक्टेड कहते हैं कि ये नातजुर्बाकार और ये वो है नादान दोस्त जिन्होंने इस मुल्क के तबाही के से दो चार कर दिया है। शाहिदा रहमानी साहिबा, जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें 2 वुज़रा का जिक्र किया गया है। अब वो दोनों वुज़रा ये कहते हैं कि हमारे बयान के पीछे भी पूरी काबीना मौजूद है। अब इस पे क्या कमेंट करेंगे? यानी कि वो ये बात को भी सबके सामने तस्लीम कर रहे हैं कि ये हमारी काबीना का मौकफ है, ये हमारा अपना मौकफ, जाती मौकफ नहीं है। ये देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्टोरल रिफॉर्म का ये जो बिल जो 9 जून को पास कराया गया उजलत के अंदर, और धड़ाधड़ सारे बिल पास करा लिए ऑर्डिनेंस के थ्रू जो लाए थे और पास कराए गए, वो सारा इलीगल लेजिस्लेशन थी। और जब ये वहां से किए, जब सेनेट में इन्होंने इजलास नहीं बुलाया ताकि उसकी मुद्दत पूरी हो जाए, और जब उसकी मुद्दत खत्म होने लगी, जब स्टैंडिंग कमेटी में आया तो वुज़रा ने जो इल्जामात इलेक्शन कमीशन पे लगाए हैं वो इंतहाई शर्मनाक हैं। और मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस दिया, इलेक्शन कमीशन को अपने भरपूर पावर का इस्तेमाल करके इनको बताना चाहिए कि इदारों की कितनी पावर होती है, इदारों की कितनी ताकत होती है। और हमने देखा है कि माजी में भी इदारों ने एक जुम्बिश कलम जो है वजीर आजम को, मुंतखब वज़ीर आजम को घर पे भेज दिया। तो ये क्या अपने आप को समझ रहे हैं? अगर इदारों ने अपनी पावर को सही मानों में इस्तेमाल किया तो इन्हें पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि ये जिस तरीके से इनको एक साजगार माहौल मिला, मीडिया ने इनकी भरपूर कवरेज की और एक कहा कि जी तब्दीली आ रही है, और इदारों ने भरपूर तौर पे सरपरस्ती की, और वो तब्दीली क्या आई? तबाही आ गई। लोगों ने देख लिया कि यही जमहूरियत है कि 5 साल पीपल्स पार्टी के देखे, नून लीग के, और आज इनके। तो वो जो वादे थे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। इनके वजीर आजम जो है सिलेक्टेड, उनकी तमाम तकरीर को निकाल लें कि जी वो कहते थे कि बिजली के कीमतें जिस वक्त 7 रुपए यूनिट था, उस वक्त कहते थे कि जी बिल को फाड़ दिया जाए, जला दिया जाए, पैसे हुंडी के जरिए मंगाए जाएं।
वो इदारों पे किस तरीके से हमले करते, तो वो सारी चीजें हैं। आज ये ममनुआ इलाका बना दिया गया है, रेड जोन, कोई नहीं आके मुजाहरा कर सकता। आज अगर कोई आता है तो ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट चल रही, तो ये इन्होंने मजाक समझा हुआ है। जमहूरियत जो है इस तरह के से आपका पार्लियामेंट का वकार मजरू हो रहा है, आपकी पार्लियामेंट जो सुपरमेसी है वो खत्म हो रही है, और आपने इस वक्त जो इदारों को मजाक बनाया, ये मैं समझती हूँ हुकूमत का इंतहाई शर्मनाक रवैया है। शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ रहिएगा। कहने का बस यही मकसद है कि कभी वो मुकद्दस गायें जो पूजा जिसकी की जाती है, कभी कभार उसको हलाल भी कर दिया जाता है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने आते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। बात हो रही है कुछ इलेक्शन कमीशन और उसके साथ ही हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से कुछ ग्राउंड रियलिटीज पे भी जाते हैं, कुछ मुख्तलिफ भी बात करते हैं। राव इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए थी इस वक्त? बिल्कुल करनी चाहिए थी। खुद मुख्तार इदारा है, एक बड़ा इदारा है, सुप्रीम कोर्ट के बराबर उसका दर्जा है। प्रेस रिलीज की बात, आप उस इदारे पर इल्जाम लगाएं तो क्या वो इतना नहीं पूछ सकता? अगर वो खामोश रहेगा तो वो मुजरिम है, मुलजिम है वो। और अगर वो कहता है कि आप मुझे सबूत दें इस चीज के कि मैंने कहां पैसे लिए हैं, मुझे सबूत दें कि मैं तर्जमान हूं अपोजिशन का या मैं किसी का आलाकार हूं, मुझे सबूत दे। इस सूरत में अगर आप सबूत नहीं देते, यही प्रेस रिलीज है ना, इसमें यह लिखा कि आप सबूत दे, तो जैसे कि प्रेस रिलीज अलग बात है ना इमरान। एक होता है कि कंडेम नोटिस दे दिया जाता है। अच्छा, मैं पहले बात कर लूं शाहिदा रहमानी साहिबा से, आपकी तरफ भी आऊंगी। शाहिदा रहमानी साहिबा, आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त प्रेस रिलीज देना ठीक था? देखिए, बिल्कुल हर इदारे का अपना इख्तियारात होते हैं, और मैंने कहा कि उन इदारों को इख्तियारात को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के हवाले से जिस तरह संगीन इल्जामात लगाए गए, ये हुकूमत ने समझा कि अपोजिशन है जिस पर जब चाहे इल्जाम लगाएं, नैब में बंद कर दें। तो जिस पे इल्जाम लगे, आपको पता है कि सबसे पहले ये रियासत मदीना की बात करते हैं। कुरान को इन्होंने पढ़ा है कि इल्जाम लगाने की सजा क्या है? कभी इन्होंने सोचा है कि इल्जामात के कुरान जो है सख्ती के साथ जो है वो ममानियत करता है, और ये जिसको दिल चाहता है, जो दिल चाहता है, हुकूमती वजीर हो या वजीर आजम हो, वो हर वक्त झूठे इल्जामात जो है वो ना सिर्फ अपोजिशन पे, इदारों पे। अब ये नौबत आ गई इदारों, तो इदारों को जाहिर है कि वो एक सवालिया निशान बनता है। वही इलेक्शन कमीशन है ना जिसके सिलेक्शन के जरिए ये आए थे, फिर इन्होंने अपने फॉरेन फंडिंग केस को रुकवाया था। और अब जो है ये इलेक्शन कमीशन जब बात कर रहा है असूलों पे, जब उसने नोट्स बना के दिए इनकी एक जो इन्होंने कानून लाए थे, और जिसमें जो भी तरामीम थी उस पे उन्होंने जब नोट बना के लिखा, तो इन्होंने जो संगीन इल्जामात लगाए इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे जो नोटिस दिया है, मैं समझती हूँ दुरुस्त है, और इस पे एक्शन भी लेना चाहिए। अच्छा, शायद जो कानून कहता है। बड़ी मजे की बात सामने आई, फवाद चौधरी साहब बड़े रिलैक्स होके कह रहे थे कि कंडेम नोटिस अगर मिल भी जाता है तो कैसे उसको आप कैसे सही कह सकते हैं? अब कमेटी में तो उनकी अपनी कमेटी में 2 अफराद नामुकम्मल है, जब तक वो 2 अफराद मुकम्मल नहीं हो जाते किसी किस्म के नोटिस का जवाब भी नहीं दिया जा सकता। देखिए जी, फवाद चौधरी साहब तो हर हुकूमत का हिस्सा भी रहे, और वो हर जिस तरह से समझते हैं कि हर कैबिनेट में बैठ के हर हुकूमत के लिए, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह वो नून हो, ख्वाह वो काफ हो, ख्वाह वो पीटीआई हो, वो हर एक के तर्जुमान बेहतरीन बन जाते हैं। उनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने ये समझा है कि हुकूमत घर की लौंडी है, कानून जो है वो हमारे घर के हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसे कानून बनाएंगे, जैसे चाहेंगे हुकूमत करेंगे। अभी इनके जहन में ये खन्नास समाया हुआ है। अच्छा मैडम, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इदारे को अपनी ताकत दिखानी चाहिए, इसको जरा डिफाइन करेंगे किस तरह से? क्या अब क्या वक्त आ गया इदारे को ताकत दिखानी चाहिए? देखें जी, अदालतें हों, मुअज़्ज़िज़ अदालतें हों या इलेक्शन कमीशन हो, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन भी एक आजाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जद्दोजहद की, और इसी तरह आजाद इदारों के लिए हम नहीं चाहते कि इदारों में कोई मुदाखलत हो। इसी पे पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस असूल के ऊपर जो है वो सियासत की। अब आपको मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि इन्हीं अदालतों में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को एक नाकर्दा, जिसको हम सजा दी गई और उनको हैंग कर दिया गया। क्या हमने हमले किए? क्या हमने उनको कहा? इसी तरीके से वो वक्त में साबित किया कि वो एक गलत फैसला था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि इदारों पे हमला करें। फिर आपने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी को एक जुम्बिश कलम घर भेज दिया गया, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ को। तो क्या इदारों की जो पावर है
वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारा काम है कि जब हम कवानीन बनाते हैं तो उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो तो हम उसका एहतराम करें। इलेक्शन कमीशन जो नताइज देता है तो क्या वहां पर हम घेराव करते हैं, क्या हम उनको मारते हैं? अगर इस तरह हुआ तो फिर तो मैं समझती हूँ कि अगर हमने इन पे इल्जामात लगाए तो उनकी वक़्त, उनकी साख जो है वो मजरू होती है, वो किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा सकते हैं। अच्छा, तो जो शायद उनकी साहब, पावर है उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, जो आइन और कानून ने उनको पावर दी है वो बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी, क्विकली इसका आंसर मुझे कीजिएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब से इनके खास ताल्लुकात हैं, कितनी सदाकत है इस बात में? किसके साथ ताल्लुकात है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ताल्लुकात जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से जाती ताल्लुकात हैं, जिसकी बिना पे वो ये सब कुछ कर रहे हैं। कितनी सदाकत समझती हैं आप इस बात में? देखिए जी, ये चीफ इलेक्शन कमीशन हुकूमत ने तैनात किया और हुकूमत का काम है कि वो हमेशा कभी नवाज शरीफ साहब पर, कभी सदर जरदारी साहब पर और अपोजिशन पे इस तरह के झूठे इल्जामात लगाती है। और हुकूमत अपने ही लोगों पे, अपने ही इदारों पे, आप ये देखेंगे पंजाब के अंदर कितने आईजीज चेंज हो गए, पंजाब के अंदर कितने चीफ सेक्रेटरीज चेंज हो गए। आप ये देखें कि अपने ही लगाए हुए लोगों पे इनको एतमाद नहीं है, ये अपने ही मिनिस्टर्स को चेंज कर रहे हैं। आप देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर को किस तरीके से तब्दील किया गया। तो हुकूमत को तो क्योंकि अपनी कारकर्दगी है नहीं, वो दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं और फिर अपनी मर्जी के नताइज हासिल करते हैं। तो ये तो कंफ्यूज हुकूमत है, सिलेक्टेड है, इन्हें काम करने का ना तजुर्बा था, ये सिर्फ बातें कर सकते थे। वो माजी में भी करते रहे और आज भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में ही अपनी मुफीद आरा से हमें आगाह किया। इस सारे मौक़िफ़ के बाद राव इमरान साहब, मुझे लगता है कि किसी तरीके इंसाफ के बंदे को यहाँ होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी बात अगर उनकी तरफ से कर दूं तो किसमें बुराई भी नहीं है। इन्होंने कहा, शाहिदा रहमानी साहिबा ने, कि इदारों पर हमले की कभी बात नहीं की। एक इदारा हमारा अफवाज पाकिस्तान का भी है जो हमारा दिफा पर मामूर है, जिसकी वजह से हम चैन और सुकून की नींद सोते हैं। जरदारी साहब ने, याद है आपको, कहा था, गालिबन ये 2018 की बात है जब इनकी हुकूमत आई थी, तो इन्होंने कहा था कि आपने 3 साल रहना है और हमने सारी उम्र रहना है। ये धमकी दी थी, ये इदारों से टकराव की बात की थी। तो ये तो इमरान साहब, कौन बताएगा कि कौन सा इदारा मुकद्दस है? आप ये कहते थे इस फौज का इदारा मुकद्दस है, अदलिया मुकद्दस है, इलेक्शन कमीशन मुकद्दस है, ये अपने तौर से फैसले होंगे कौन मुकद्दस है? देखिए, कुछ मुल्की इदारे ऐसे हैं जिसका आज पाकिस्तान के 73 सालों में हमारे दिलों के अंदर इस कदर खौफ बिठा दिया गया है कि हम उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करते। आप मुझसे पूछ रही हैं, आप साबिक प्राइम मिनिस्टर को देख लें, कभी वो उनको खलाई मखलूक का नाम देते हैं, कभी कोई और नाम दिया जाता है। तो मुकद्दस की बात तो यह है कि अगर आपके पास पावर है, मतलब मुल्क की साख को खराब करने वाली बात है, चाहे आप किसी इदारे की भी बात आप दुनिया भर में किसी भी मुल्क में चले जाएं, इदारों का एहतराम तमाम लोगों पर वाजिब होता है। अगर एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसमें एक जज बैठा है, वो फैसला कर सकता है कि यूसुफ रजा गिलानी को 1 मिनट की सजा दी जाए या 30 सेकंड के लिए खड़ा किया जा सके। वो प्राइम मिनिस्टर था और वो खड़ा रहा, न अहल हुआ, उसको हटा दिया गया। तो जब ये इदारे हैं और प्राइम मिनिस्टर इसका एहतराम कर सकता है, तो ये मैं समझता हूँ कि एक वजीर रेलवे और एक वफाकी वजीर इत्तलात को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर उनको इतना बुरा लगा है कि हम कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हार गए हैं तो हम ये कहें कि हम इस इदारे को उठाकर आग लगा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने जो थोड़ी देर पहले बात की उसी को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि अपने वक्त में पीपल्स पार्टी भी ये काम कर चुकी है, अपने वक्त में जो है नून लीग ने भी बिल्कुल नून लीग। अच्छा, ये होता है। देखिए, ये एक ऐसी नशिस्त है वजारत उज़्मा की और इदारों की। अभी फवाद चौधरी की बात कर लें आप, हर इदारे में, हर मुल्क में रहे, हुकूमत में रहे हैं ये। इस शख्स की तो गर्दन में बहुत ही बड़ा सरिया होता है, ये जहां बैठ जाए तो समझता मैंने यहां से कभी नहीं जाना। और इस तरीके से सक्सेसफुल है, लेकिन ये मान लें सक्सेसफुल तो है, ये मान लें। बस किस्मत का धनी। सक्सेसफुल तो ये है कि मुझे बताएं कि इमरान खान की कौन सी सियासी जद्दोजहद है। ये आज यौम जमहूरियत है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि इनकी कौन सी ऐसी काबिलियत है। मुसलसल चलने के बाद जब आपका कोई मुतबादिल, मेरा को जब मुतबादिल आ गया तो चला, ये तो 2 साल भी नहीं रह सकता था अगर इसका कोई मुतबादिल होता। 2 साल भी नहीं रुक सकता था। हमने तो गुज़िश्ता 1 साल गुजरा था तो हमें मालूम हो गया था जहांगीर खान तरीन के जरिए कि वजीर आजम हुकूमत छोड़ने की, असम्बलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये तो किस्मत की बात है। ऐसे ऐसे लोग हम पर मुसल्लत हो जाते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता। तो ये तो वो खुद भी नहीं बता सकते वजीर आजम कि मैं कभी बनूंगा कि नहीं। आज इसका मोइन अख्तर के साथ एक इंटरव्यू है,
जमात बनाने से 2 साल पहले, जिसमें ये कह रहे कि सियासत में मैं नहीं आऊंगा कभी भी, सियासत मेरी समझ से बालातर है। अच्छा चलिए कुछ और बात करते हैं इसके हवाले से भी, कुछ हम अभी न्यूट्रल होकर बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन को इस वक्त अपनी अथॉरिटी दिखा देनी चाहिए? देखिए वो दिखाएगा, अगर इल्जामात को सच साबित नहीं किया गया तो वो तौहीन अदालत के तहत जो है ना उनको न अहल करार दे सकता है इन दोनों वज़रा को। अगर ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के पीछे छुप जाएं और बता दें कि 342 बड़े रिलैक्स होके कहा कि इनका तो अपना कोरम ही पूरा नहीं है, इनके पास तो 2 अभी मेंबर्स भी हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने सारी पार्लियामेंट ने मिलकर कहा, मतलब कि हम सबको हटा दो, सभी को फारिग कर दो। और मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा था आपने जाके ये बात करनी है। ये तो सीधा सीधा अपने ऊपर इल्जाम लगा रहे। आज आपने सिंपल सी बात बता देता हूं मैं, सईद गनी साहब बड़े मशहूर हैं इस मामले में दिफा करने पर पीपल्स पार्टी के। हलीम आदिल शेख ने डेस्को के मामले में, मुझे लग रहा है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ये बात करते हैं। चलिए जनाब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बात कुछ हो रही थी राव इमरान साहब से। जी राव इमरान साहब कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने पूरी पार्लियामेंट का ही नाम लगा दिया कि ये मैंने अकेले ने बात नहीं की, उन्होंने हमें कहा था हम यहाँ के बैठे बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल जैसे कि हम लोग इदारों के पीछे छुपते, ये पार्लियामेंट के पीछे छुप रहे हैं। अभी मैंने जिक्र किया था सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने ये कहा, उन पर इल्ज़ाम था कि 5,000 रुपये की जो टेबल है, डेस्क है, वो 29,000 रुपये में खरीदी है। 3 अरब रुपए के चूना लगाने की हलीम आदिल शेख ने बात की है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई, मीडिया में फैल गया, चारों तरफ से आवाजें आ रही है करप्शन की। इस पर सईद गनी साहब के अचानक एक सहाफ़ी के सवाल पर वो कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया। जिस वक्त ये टेंडर पास हुआ था, ये वजीर आला सिंध के पास थी वजारत, और 2019 में सरदार शाह के पास थी। ये मैंने नहीं किया, ये कबूल करने वाली बात है। चलिए राव इमरान साहब, तब्दीलियां तो बहुत आई हैं और तब्दीलियों पे ही बात करेंगे। और तब्दीली पे बात करने के लिए अशरफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अशरफ कुरैशी साहब, बहुत तब्दीलियां आई हैं और आवाम को आज भी एक तब्दीली का सामना करना पड़ा। थोड़ी देर पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, तो क्या कमेंट करेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं आपको यकीनी बात है कि महंगाई बढ़ रही है और इस बात के लिए जो है मैं कभी भी वो नहीं कहूँगा कि आवाम को तकलीफ नहीं हो रही, आवाम को तकलीफ हो रही है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो पीसा जाता है वो गरीब तबका और मिडिल क्लास सबका पीस जाता है इस बारे में। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पास ऑप्शन कितने थे, क्या चीजें आप कर सकते हैं, क्या चीजें नहीं कर सकते। जब हुकूमत में हम आए थे तो उस वक्त से लेकर आज 3 साल से ज्यादा और अरसा हो रहा है, तो बहुत सारे मामला ऐसे थे जो हम टेकअप कर सके और बहुत सारे मामला जिनके ऊपर कोशिशें जारी है हमारी। इस वक्त भी ये जो हालात है कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, कि डॉलर का जो बैलेंस है वो आउट था थोड़ा, उसके बाद डॉलर के पैसे बढ़े हैं तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। आपको पता है कि ज्यादातर चीजें इम्पोर्ट होती हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये मतलब वो कहना है कि आप वो कहते हैं पहले तो ये कहा जा रहा था कि आपके पास ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग लाए जाएंगे जो इसको खत्म करेंगे और इस चीजों पे कंट्रोल कर लेंगे, ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता। देखें, पिछला जो टाइम गुजरा है ना, बहुत बड़ा अरसा इंटरनेशनली जो है हमारी बहुत ज्यादा लोगों को वो मुख्तलिफ जरूरत थी पाकिस्तान की, और उस दरमियान में जो है बहुत सारी चीजें, डॉलर बहुत ज्यादा आ रहे थे, चीजें थी, यहाँ पर मामला थे। इस वक्त का सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। आज हालात जो है अफगानिस्तान में चेंज हुए हैं, मामला दूसरे चेंज हुए हैं। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है। पिछले हुक्मरान अमेरिका के ताबे रहते थे, उनसे लेते रहते थे। आपको पता है कि इस वक्त जो है लोन, अगर IMF से मजबूरन लोन लेने भी जाना पड़ा तो उसमें रिस्ट्रिक्शन कितनी ज्यादा है, मामला कितने सख्त हुए हैं पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनली जो है कुछ मुल्कों जो है 2 ममालिक ने मदद की हुई है, जिसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो लेवल था वो बहुत बड़ा फर्क था। हम इम्पोर्ट इतनी ज्यादा करते थे कि हम यहाँ पाकिस्तान में कुछ चीजें बना ही नहीं रहे थे। बेरोजगारी थी, सिर्फ एक पैसों की ट्रांजेक्शन थी, जिसको हम रोलिंग कहते हैं, लेकिन बेसलेस रोलिंग हो रही थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो इसकी वजह से ये चीजें जो है पूरे पाकिस्तान के, मैं खुद 20-22 साल से 24 साल से जदोजहद कर रहा हूँ इमरान खान साहब के साथ, और हम बड़े जो तकरीरें करते थे तो हम कहते थे हम बहुत कुछ करेंगे और हम करने की कोशिश, हम अभी भी उस पर कायम है अपनी बात के ऊपर। हम ये नहीं कहते कि हम खुदा न खास्ता जो है चीजें नहीं कर सके, लेकिन मामला ये है कि पिछले जो कवानीन है उनके अंदर तरमीम हम कर नहीं सकते। हमारे पास अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत, जो 2/3 मेजोरिटी नहीं है, कानून तब्दील नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। जैसे बिल्कुल आपकी तमाम बातें ठीक हैं अशरफ कुरैशी साहब, लेकिन मुझे ये बताएं कि 3 साल
एक अरसा होता है, एक साल अभी कुछ 1-1.5 साल रहा, 1 साल आपका इलेक्शन कैंपेन का रह जाएगा, तो क्या कुछ नहीं बदल सका, कुछ नहीं बदल सकता था नहीं, देखें मेरी एक बात सुने ना, एक चीज तब्दील हुई कि 8 बिलियन के रिजर्व थे जो 22 बिलियन को क्रॉस कर गए ना। आपके अंदर जो है आपकी जो लोकल इंडस्ट्री थी उसकी तरफ लोगों का रुख हुआ, आपकी जो चीजें थी मामला थे वो सीधे दुरुस्त हुए। आपकी जो सबसे बड़ी जो एनर्जी की जो सेक्टर है वो सारा पेट्रोल के ऊपर और दूसरी चीजों पे बनाया गया, उसको कन्वर्ट नहीं किया गया कि जिसके अंदर जो है इम्पोर्ट बिल पाकिस्तान का कम होता। तो वो चीजें तो कंट्रोल करने की कोशिश की गई, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस जो है कम करने की कोशिश की गई। करप्शन पाकिस्तान के माशरे का एक बड़ा नासूर है। अशरफ साहब, आप बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी को ये फर्क पड़ता है कि दाल कितने की है, चीनी कितने की है, स्कूल की फीसें भरी जा रही है कि नहीं भरी जा रही, ट्रांसपोर्ट का निजाम कैसा चल रहा है। आम आदमी को रिलीफ नहीं है, उसको आदादो शुमार से कुछ नहीं लेना है, तो इस हवाले से कोई बात नहीं की जा रही। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ। उसको इस बात से, गरीब को जाहिर बात है अगर भूखे से पूछेंगे तो वो 2-4 रोटी ही जवाब देगा। और जाहिर बात है भूख है, इफ्लास हुई है यहाँ पे, जो है उनकी जिंदगी के अंदर जो है उनकी तनख्वाहें बहुत इस लेवल पे नहीं पहुंची हैं। देखे ना, मैं अगर दुबई जाता हूँ या कहीं पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, मैं वहां जाके कोई बात करता हूँ, वहां पे कुछ चीज लेता हूँ, चाय का एक कप लेता हूँ, तो उसकी कीमत जो है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से ज्यादा। लेकिन वहां पे बुरा नहीं लगता लोगों को, वहां के लोगों को बुरा इसलिए नहीं लगता कि उनकी आमदनी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पे आमदनी कम है और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी हमारा ब्रेक हो रहा है। उसकी वजह से इंडिविजुअल जो है फैमिलीज वजूद में आ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है, जो एक बहुत बड़ा मलबा है जो 3 साल के अंदर रिजॉल्व नहीं हो सकता था। हाँ, ये जरूर है कि उसकी तरफ पेशकदमी हुई है। इमरान खान साहब के पास पावर कम है और उनके पास, मैंने बताया ना, ब्लैकमेलिंग का सिलसिला बहुत बड़ा है, एमएनएस कम है, मेजोरिटी नहीं है। हम जो है तब्दीली लाने की जो पूरा हमारा जो विजन है, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इन हालात में बहुत अच्छा है, आपका विजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आगे भी ऐसी कोई पॉलिसीज हैं कि आम आदमी को रिलीफ दिया जा सके? आज आपको नहीं लगता कि आपके जो वोट बैंक में अभी भी कमी हुई है? आप तो बहरहाल कोई भी पार्टी नहीं मान रही, हर पार्टी कहती है कि हम ही कंटोनमेंट में जीते हैं, लेकिन बहरहाल उस बात को भी साइड में कर दीजिए। आपको नहीं लगता कि आपने कोई पॉलिसीज बनाई है कि गरीब के लिए कुछ किया जाएगा? आगे कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है इस किस्म की? देखें, इतनी बड़ी एक लोकल इंडस्ट्री को, देखो इंडस्ट्री रिफॉर्म्स आई हैं, लोकल इंडस्ट्री के अंदर जो है पैसे डल रहे हैं, आपकी जो है कंस्ट्रक्शन साइट को ऊपर किया गया है, आपका इंपोर्ट बिल कम किया गया है, पैसे की जो डॉलर की बाहर बेतहाशा डॉलर जा रहे थे, आज ये लोग करप्शन कर भी रहे हैं। जिस तरह की अभी आप एक बात कर रहे थे स्टार्ट के अंदर, वो करप्शन आप कर भी हो भी रही है करप्शन, तो वो पाकिस्तान के अंदर ही किसी जगह मौजूद होगी। पाकिस्तान से बाहर जाने के रास्ते बहुत महदूद किए गए। आपको पता है कि पहले गाड़ियों के अंदर, चीजों के अंदर कितने मामला थे, अभी फोर्ड की गाड़ियां कितनी महंगी है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है। बिल्कुल होगा वो बात, देखे ना बिल्कुल। अगर जब तक हम जो है जो इम्पोर्ट, जिस वक्त भी हमारी इम्पोर्ट चीजों के, जो हम चीजें खरीदने जाएंगे, हम तेल खरीदने जाएंगे, हम कुकिंग ऑयल खरीदने जाएंगे, हम जो चीज भी हम खाद खरीदने जाएंगे, हम जो चीज भी खरीदने जाएंगे, जिस वक्त जिस चीज की ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उस वक्त जो है हमारे पास डॉलर कम होना शुरू हो जाएगा। जब हम लोन पे करेंगे तो हमारे पास डॉलर कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो एक जो है एक चीज है जिसकी वजह से जो चीज हम इम्पोर्ट करते हैं उसकी कीमत बढ़ेगी। अब बदकिस्मती से ये हुआ है कि हम जो है टूथपिक जो है, जो लकड़ी की टूथपिक बनती है, वो भी हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। तो उसकी वजह से ये तो बदकिस्मती हुई ना हमारी, कि इसकी वजह से वो पैसे में डॉलर हमारा बाहर जा रहा होता है, तो वो जो चीज ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ रही है। आपको पता है कि जो खुराक की, खाने पीने की चीजें हैं, उसके अंदर जो है रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। अगर गंदुम है तो उसके पीछे जो है इसको चलाने के लिए जो चीजें, मशीनरी, केमिकल चीजें, मामलात आ रहे हैं, वो सारे बाहर से इम्पोर्ट हो रहे थे। पाकिस्तान के अंदर जो है जो इंडस्ट्री थी, देखें चाइना ने अगर चाइना ने तरक्की की तो उसने अपनी लोकल इंडस्ट्री को उठाया, लोकल आबादी को इस्तेमाल किया, उनको रोजगार के मौके फराहम हुए। आज चाइना ने कितने अरसे के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर, वो अपनी चाइना एक तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होती है। तो पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान के बच्चों का फ्यूचर भी यही है, पाकिस्तान के बच्चों का फ्यूचर भी यही है। थोड़ा सा आपको इमरान खान साहब के साथ सपोर्ट करनी पड़ेगी, उनको एक पावर पे जो है आपको लाना पड़ेगा। ये जो 6 उस पे जो है 6 सीटों की सपोर्ट पे वो खड़े हुए हैं, वो इस वक्त प्रॉब्लम है। ये पाकिस्तान की आवाम भी अच्छी तरह जानती है, पढ़ा लिखा तबका भी अच्छी तरह जानता है। और हमने अननेसेसरी, आप जो है ना, कुछ हेड ऐसे खुले हुए हैं जिसके अंदर जो है जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके अंदर जो है जो लोग मुखालफत पे आ जाते हैं, क्योंकि वजह यह है कि जो हम कॉमन मैन की बात करने के लिए जाते हैं, हम मुखालफत नहीं कर रहे, हम इस बात की भी तायद करते हैं कि जी सुकून से कब्र में होते हैं, हम इस बात की भी तायद करते हैं। लेकिन हम सिर्फ आपसे ये बात पूछ रहे हैं
कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो लोकल लोगों को लोकल सतह पे जो है वो सपोर्ट करती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं कि किस तरह से रिलीफ, उसमें फिर इंटरनेशनल मार्केट में जो हो रहा है वो एक तरफ हो जाता है, रिलीफ के लिए पैसा लगाया जाता है। यहाँ पे तो हम टैक्सेस दे दे के आधे हो जाते हैं, लेकिन रिलीफ नजर नहीं आता हमें। देखिए, एक तो आपका जो मैंने आपको बताया था ना, कर्जों का बोझ जो इतना बड़ा था, फिर हमें भी जो है उस तरफ जाना पड़ गया, क्योंकि वजह ये थी कि यहाँ पे जो हम समझ रहे थे कि यहाँ पे कुछ पाकिस्तान के अंदर वो ग्रोथ रेट जो है वो अच्छा हो जाएगा। वो सारा नुमाइशी इतने अरसे से इन्होंने जो है जो पाकिस्तान की जो पोजीशन थी, जोग्राफी पोजीशन, उसको फरोख कर करके इन लोगों ने उसको बैलेंस आउट किया हुआ था, जिसकी वजह से हम भी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो अचानक आपके सर पे इस तरह नजर आने लगी है कि कोई इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो थी, सारी चीजें मामला सारे थे, पीआईए का बेड़ा गर्क हुआ होता है, स्टील मिल का बेड़ा गर्क है। आज भी बताएं अरबों रुपए जाते हैं, वो कहते हैं 10,000 लोगों को निकाल दिया। आप मुझे बताएं कि 10,000 लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हो, एक्स्ट्रा 21 लोग काम करते हो, वो तरक्की करेगी इंडस्ट्री या जो डाउन पे जाएगी, या उस पर अरबों रुपए का नुकसान होगा हर साल। अगर ये बात जो है ना, अगर वो बात करो तो इन्होंने काम लेने सियासी भर्तियां जो की, जिसकी वजह से आज परेशानी सबको आ रही है। अब उसको सियासी नारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी स्टील मिल से लोगों को निकाल दिया। स्टील मिल से लोगों को कैसे निकाल सकते हैं किसी मिल से? वो फैक्ट्री तो हम खुद चलाना चाहते हैं। जो मैं अगर पर्सनली कोई काम करने जाऊंगा तो मैं भी यही सोचूंगा कि मेरी तरह की इंडस्ट्री तरक्की करे। ये कौन सी इंडस्ट्री आती है जिसमें 10,000 लोग और अरबों रुपए जो आपके और मेरे टैक्सों से हम उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, उनको पीछे करना पड़ रहा है। पीआईए के अंदर आप देखें एक जहाज पे कितने लोग लगाए इन लोगों ने। जब हम उनको हटाते हैं या उनको ये पैसे, टैक्स के पैसे मेरे और आपके पास जाते हैं, ये वो तनख्वाह, वो काम तो नहीं हो रहा वहां पे जो होना चाहिए था। तो ये एक प्रॉब्लम है। जी 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 जी, चलें ठीक है। अशरफ साहब आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है राव इमरान साहब जी। राव इमरान साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़ी समझदारी की बातें थी और बड़ा अच्छा लग रहा था इनकी गुफ्तगू से, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में उठता है कि जब आपका जो पेट्रोल था वो 64 रुपए लीटर था और डॉलर 110 था, तब कराची प्रेस क्लब के बाहर एक हजूम था पीटीआई के लोगों का, सड़कें ब्लॉक होती थी। क्या वो जमाना ठीक नहीं था? 169 बामुकाबला 123 रुपए। आप ये देखिए क्या गुजर रही है इस वक्त। इनको शायद वो तो कह रहे हैं वो पहले वालों ने किया है, हमारा कुछ भी उसमें लेना देना। पहले पीटीआई और थी कुछ नहीं, वो कह रहे हैं जो ये डिजास्टर हुए ये पहले वाले हमें दे के गए। अच्छा, वो तो हर हुकूमत ये कहती है कि हमें जो बुरहान है वो जहेज में मिला है, विरसा में मिला है। किसी भी हुकूमत को उठा के देख लें, आपको टाइम भी तो 3 साल का मिल गया है, कोई तो तब्दीली दिखाए कि जिसके अंदर खुशहाली की नवीद हमें मिलती हो। अभी आपने एक्सपर्ट की बात की तो गिनती भी कर लें उसकी, वो 200 थे। एक एक्सपर्ट असद उमर साहब थे, 4 माह भी अपनी वजारत भी नहीं रहे, इधर से उधर हो गए। हफीज शेख थे, ये शौकत तरीन साहब है जो 2010 में नवाज शरीफ साहब कनाडा से खरीद कर लाए थे इनको। सारी हुकूमत में वही तो लोग हैं। पीटीआई के पास इस वक्त कौन सा ऐसा 200-199 तो हमें दिखा दे, बाकी बचा कौन है? और वजीर आजम साहब, इससे पहले मैं एक चीज मैडम मैं कहना चाहूंगा, चले इससे पहले मैं नाज़रीन को बताती चलूं कि यहाँ पे हमारे पास जो गेस्ट आते हैं इनकी राय से हमारा मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। जाहिर सा बात है, इज़हार राय की आजादी है तो हर कोई अपनी बात करता है। बहरहाल राव इमरान साहब आप कंटिन्यू कीजिए। अभी देखिए, अवाम पर पैसा लगाने की बात है। अभी आपने सवाल किया हमसे, उनका जवाब इतना अच्छा था कि एक आम आदमी उसको सुनकर अच्छा महसूस करता। थोड़ी देर के लिए दुखों को भुला देते हम कि वजीर आजम साहब कहा करते थे कि नवाज शरीफ साहब के तरक्याती काम थे, मैं उनकी फेवर नहीं करता। वो शख्स तो मैं खुद इस बात पे, उसने 3 अदवार मिले हैं कि एक हमारा अदाकार उमर शरीफ है, वो कहता है मेरे अमेरिका में जाके इलाज करा दे उसको। अगर उसने 3 अदवारों में अस्पताल वगैरह पे तवज्जो दी होती तो शायद हमें भी ये सहूलियात मिल सकती। तो कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, हम उसकी भी बात करते हैं। लेकिन उसके दौर में पुल और सड़कों की भरमार थी, तो कंटेनर पे खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये पैसा पुल और सड़कों पर लगाने से नहीं, कौम में तरक्की आवाम पर पैसा लगाने से होती है। कौमों की जो तरक्की होती है, मैं पूछना चाहता हूं, आवाम की जेबों से पैसा निकाल कर तरक्की होती है या पैसा लगाने से होती है? अभी मेरे पास रोजगार नहीं है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन की भी बात की, बहुत सारे के तरक्याती काम चल रहे हैं, मैशियत दौड़ रही है। आप बाजार में चले जाएं, लोग बेचने के लिए बैठे हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। जेब में पैसे ही नहीं तो खरीदेंगे कहां से? रुपए की कदर रवा साल जो शुरू हुआ है उसके अंदर 12 रुपए की कदर उसकी हमारे पाकिस्तानी रुपए की गिरी है। एक आम आदमी की जो तनख्वाह नवाज शरीफ के दौर में थी, तनख्वाह आज भी वही है, लेकिन पता नहीं, वो कहते हैं ना रोजी अल्लाह ने देनी है, पता नहीं कहां से गुजारा हो रहा है इस गरीब का। राव इमरान साहब, कुछ तो मसाइल कोविड के भी हैं, सारी दुनिया इसका शिकार है, लेकिन अशरफ कुरैशी साहब की तरफ चलेंगे। अशरफ कुरैशी साहब, महंगाई की बातें हो रही हैं, आपने भी बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया वजूहात क्या हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि बढ़ती महंगाई को लगाम डालने के बजाय
हुकूमत की तवज्जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब मबजूल है। आपको नहीं लगता कि पहले अवाम के मसाइल हल करने चाहिए, उसके बाद सियासत पे तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक तवज्जो आप लोगों को दिलाऊंगा। माशाल्लाह इमरान साहब भी हैं, और शक्कर का चीनी का बहरान आया था, फिर एक दफा आटे का बहरान आया था, आटा शेर खा गया, ये भी नारे सुने थे हमने और शायद लगाए भी हों। और उस वक्त जो है जो पोजीशन थी, नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमत में थे। कानून साजी उन्होंने सिर्फ नेब की जो है कानून साजी की थी। एहतसाब, वो जो एहतसाब खान भाई एहतसाब क्या था, वो जो बनाया था, जिनके आगे वो दामाद बने हुए, जो समझी इनकी बेटी के बेटे के समझी बने हैं बेटी के, वो सब करते थे। मेरा मकसद ये नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि अवाम के साथ जो है बराह रास्त अवाम को जो है रिलीफ मिलना चाहिए। ये जब भी शॉर्टेज होगी या चीजें मामला होंगे उसके अंदर ये प्रॉब्लम तो आएगी। लेकिन ये आज आप ये देखें, जो गाड़ी इंपोर्ट होती थी बेतहाशा, सैकड़ों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां इंपोर्ट हो रही होती थी और अरबों डॉलर यहाँ से बाहर जाते थे, वो कितनी महंगी हुई है इंपोर्ट वाली गाड़ियां। और लोकल गाड़ियों की जो है जो इंडस्ट्री है उसको देखें आप, ये कितनी तेजी से वो आई है और कितनी इंडस्ट्रियां पाकिस्तान के अंदर लगी हैं, उनकी गाड़ियां किस तेजी से मार्केट के अंदर आगे उन्होंने जगह बनाई है। जाहिर बात है कि जो ग्रेजुअली चीजें जो है वो मामला बनेंगे, ग्रेजुअली चीजें जाएंगी, मामला आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हमें टाइम भी तो चाहिए होगा ना। अभी ये 3 साल का अरसा किसी भी कौम के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता। सॉरी टू से जिन लोगों ने जो कुछ किया वो आप पूरा ये मीडिया भी, अच्छा मैं ये कहता हूँ ना कि हम एक मीडिया की तरफ जब जाते हैं, मीडिया की जब हम बात करते हैं, मीडिया की अभी जो एक बिल की बात हो रही है, अभी वो बिल आया भी नहीं है, उसमें मीडिया के जो मुलाजमीन है जो मीडिया के अंदर काम करते हैं उन लोगों के फेवर के लिए अगर कोई चीजें लाई जा रही हो, पहले उसको डिस्कस तो कर लें, पढ़ तो लें, उसके क्लॉजेस तो लेकर आ जाए। लेकिन उसको भी सियासी नारा बनाया है और नारा बना के जो इस पर काम चल रहा है, पॉलिटिकल जो अपोजिशन है उसको नारा बना रही है, हर कोई लेके चल रहा है, उसके पॉइंट आपसे डिस्कस नहीं कर रहा ना, मीडिया पे किसी जगह आके डिस्कस कर रहा है कि इसके अंदर है क्या इस बिल के अंदर, ये जब आएगा तो इसका इम्प्लीमेंट होने से किसको फायदा होगा। नहीं, लेकिन आपको खुद पता है, कि काफी सवालात है मीडिया के बिल के हवाले से, तो मीडिया की अथॉरिटी के हवाले से जो बात की जा रही है, लेकिन बहरहाल इसको इस हवाले से भी बात करेंगे किसी और शो में, आपको जरूर मदू करेंगे। आप हमारे शो में आए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कंक्लूड करें प्रोग्राम को, क्विकली लास्ट कमेंट कर दीजिए। लास्ट कमेंट तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा 122 अरब डॉलर से तजावज कर गया है और आपने बगैर कुछ लिए, बगैर कोई गिलास तोड़े 1,92,000 रुपए की मकरूज है आप और मैं। ये पाकिस्तानी कौम की हालत है। ये गाड़ियां खरीदने वाला वक्त नहीं है कि गाड़ियों में 85,000 रुपए फला गाड़ी में कम हो गया और 1 लाख। हमारे आम आदमी के पास तो एक साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है, वो गाड़ी कहां से खरीदेगा। बिल्कुल, बड़ी बुरी हालत है। एक और मेरी बात सुन लें, इन्होंने कहा कि कुछ मौका तो दे। तैयब रजब उर्दुगान बनने की कोशिश मत करो। उन्होंने आवाम पे बहुत लगाया था, जो टैंकों के नीचे मैं और आप जाके लड़ जाएं कि हमने इसी को प्राइम मिनिस्टर रखना। कुछ तो हमारे लिए करें, जो हम अगले वोट देने के लिए आप कोशिश करें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया राव इमरान साहब, आप हमारे प्रोग्राम में थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।